हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार तहे दिल से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमने मेवाड़ हिस्ट्री के 2 राजा कंप्लीट कर लिए थे और आज की क्लास के अंदर हम महाराणा प्रताप को देखने जा रहे हैं। और यह क्लास होने के बाद में हमारे जो मेवाड़ की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में हम MCQ और PYQ की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और क्लास को शुरुआत करने से पहले सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के अंदर मैं बात करूँ तो आपको महाराणा प्रताप का टाइम पीरियड याद रखना है। 1572 से लेकर 1597 तक महाराणा प्रताप के रहते हैं, राजा रहता है। लगभग हम बात करें तो 24 से 25 वर्ष तक इनका क्या रहता है, शासन रहता है। 24 से 25 साल तक ये रहता शासन करता है। तो ये बात है कि महाराणा प्रताप का टाइम पीरियड क्या था और कितने वर्ष तक शासन किया था। कई बार एग्जाम में अंदर इस चीज तक पूछ रहे महाराणा प्रताप ने जो कितने वर्ष तक जो शासन किया था, तो आप 1572 से 1597 काउंट करके जो आसानी से निकाल सकते हो। चलिए अब आगे बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था, महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ और जन्म स्थान क्या था। इसके अलावा हम देखेंगे कि महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है, या हम देखेंगे इसकी जो रानी थी उसका क्या नाम था। ये चीजें देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे पिता। तो इसके पिता का नाम था राणा उदय सिंह। उदय सिंह जी इसके जो पिता का नाम था। आगे मैं बात करूं इसकी माता का, तो इसकी जो माता थी उसका नाम था जयवंताबाई सोनगरा। क्या नाम था हमारा, जयवंताबाई सोनगरा था, जो कि पाली के अख्यराज सोनगरा की क्या थी, पुत्र थी। अख्यराज सोनगरा की क्या थी, पुत्र थी। हम पढ़ते हैं कि पाली के अंदर सोनगरा चौहान राज करते थे। सोनगरा इसलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि स्वर्णगिरी पर रहता था, इसलिए उनको सोनगरा कहा जाता है। और पाली के जो अख्यराज सोनगरा थे उसकी क्या थी, पुत्र थी। आगे बढ़ते इसका जन्म। तो इसका जन्म आप याद रखना 9 मई 1540 में उनका जन्म हुआ था। और मैं वही बात करूं हमारे विक्रमी ईयर वाले कैलेंडर के अनुसार, तो याद रखना ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो हम देखते हैं कि जो इससे जो सन वाला कैलेंडर होता है उससे जो विक्रमी ईयर वाला जो कैलेंडर होता है वो 57 साल आगे चलता है। तो विक्रम जो इस सन है उसके अनुसार तो इसका जन्म हुआ था 1540 में। और इस 1540 के अंदर हम 57 ऐड कर देंगे तो इसका जो जन्म होगा वो होगा ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 1597। तो ये ध्यान रखना कि इसका जन्म कब हुआ था। आगे चलते इसका जन्म स्थान। तो इसका जन्म स्थान हम सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक जगह जिसका नाम है बादल महल। बादल महल, और बादल महल के अंदर जगह जूना कचहरी। वहां पर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना भाई, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, बादल महल के अंदर, और जूना कचहरी जगह वहां पर इनका क्या था, आपका जन्म हुआ था। जूना कचहरी के अंदर जनाना कक्ष, वहां पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आगे चर्चा करते हैं। आगे आता है हमारे इसकी रानी। इनकी रानी की बात करूं तो इनकी रानी का नाम था अजब पंवार। अजब पंवार इनकी रानी का नाम था। और ये रानी है जो आपके बिजोलिया के सामंत थे उनकी राजकुमारी थी। मानराख नाम से इनका नाम था, मानरख या मानराख। तो उनकी क्या थी, पुत्र थी।
तो ये भी ध्यान रखना भाई। इनकी रानी कौन थी? अजब वहाँ थी जो बिजोलिया के सामंत की क्या थी? पुत्री थी। आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं। आगे बात करते हैं इनका राज्य विषय की। राज्य विषय की बात करते हैं तो मैं बात करूँ राज्य विषय, तो हम सब जानते हैं जो आपके उदय सिंह जी थे, वो उदय सिंह जी महाराणा प्रताप को राजा नहीं बनाते, जबकि महाराणा प्रताप के भाई थे जगमाल, उनको राजा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनकी जो फेवरेट रानी थी, या मैं बात करूँ उनकी प्रिय रानी थी रानी भटियानी, पूरा नाम था धीरबाई भटियानी। और इस भटियानी रानी के इस भटियानी रानी का जो पुत्र था, पुत्र का नाम था हमारा जगमाल। जगमाल को क्या बना देते हैं? राजा बना देते। जगमाल को राजा बना देते हैं और बाद में यहाँ के जितने भी सामंत थे, यहाँ की जो जनता थी, उन्होंने विरोध किया कि जो मेवाड़ के अंदर चारों ओर से लगातार अटैक हो रहे हैं और इस टाइम में जो एक अच्छा शासक होना चाहिए। तो बाद में वो महाराणा प्रताप है जो यहाँ का क्या बनाते हैं? राजा बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना, महाराणा प्रताप राजा कैसे बना? तो बाद में इस जगमाल को वहाँ से राजा हटाते हैं और बाद में गोकुंडा के अंदर इसका राज्य राजतिलक कर देते हैं। गोकुंडा के अंदर इसका क्या कर देते हैं? राजतिलक कर देते हैं। और हम सब जानते हैं कि राजतिलक कौन करता है? तो राजतिलक करता है सलूम्बर के सामंत। सलूम्बर के सामंतों को विशेष अधिकार दिया हुआ था। तो सलूम्बर के सामंत थे जिनका नाम था कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत नाम से थे। और इनको क्या, ये इनका क्या करते हैं? राजतिलक करते हैं। तो ध्यान रखना, जो सलूम्बर के सामंत थे उनको 4 विशेष अधिकार दिए थे। और राव चुंडा के समय या राणा लाखा के समय में बात करूं तो उनको विशेष अधिकार दे दिए थे। राव चुंडा की वंशज होने के कारण ये चुंडावत कहलाए। और इनको क्या विशेष अधिकार दिए? पहला इसे विशेष अधिकार दिया कि राजा का राजतिलक कौन करेगा? सलूम्बर का सामंत करेंगे। दूसरा इनको विशेष अधिकार दिया गया कि जब जितने भी राजपत्र होंगे उसके बाद में राजा के बाद में किसी के साइन होंगे तो एक चुंडावत वालों या इनके चुंडा के जो वंशज होंगे उनके होंगे। और तीसरा इसको विशेष अधिकार दिया, राजा का राजतिलक करेंगे। इसके अलावा जो जब राजा राजधानी के अंदर नहीं रहेगा तो राजधानी को कौन संभालेगा? तो ये सलूम्बर के सामंत संभालेंगे। इसके अलावा इनको एक और विशेष अधिकार दिया गया था कि जो सेना का हरावल वाला जो भाग होता है उसके अंदर कौन लड़ेगा मेजर? तो आपको कौन लड़ेगा? सलूम्बर के जो सामंत है वो लड़ेंगे। हरावल बोलते हैं जो सेना का अगला भाग होता है, उसको किसके नाम से जानते हैं? रावल के नाम से जानते हैं। और जो चंदावल होता है वो सेना का पिछले वाला भाग होता है, उसको बोलते हैं चंदावल। तो हरावल के अंदर कौन लड़ेगा? सलूम्बर के सामंत लड़ेंगे। ये इनको एक विशेष अधिकार दिया हुआ था। तो ये भी ध्यान रखो भाई। इसका राज्य विषय, तो राज्य विषय के अंदर ध्यान रखना कि जो उदय सिंह जी थे उनकी प्रिय रानी थी रानी भटियानी और उसके पुत्र जगमाल को वो राजा बना देते हैं। और जबकि बाद में जो सामंत है उन सभी ने विरोध किया इस चीज का कि प्रताप है जो राजा होना चाहिए। बाद में गोकुंडा के अंदर मैं बात करूँ, उदय सिंह जी की डेथ होती है, वहीं पर उनकी छतरी वगैरह है। तो बाद में गोकुंडा के अंदर इसका क्या करते थे? राजतिलक करते हैं। और कौन करते हैं? सलूम्बर का सामंत करते हैं। कहते हैं जब जो राजा बेटा है जो राजा बनता है वो कभी भी अपने पिता के जो दाह संस्कार होता है, जो अंतिम संस्कार होता है, उसके अंदर भाग नहीं लेता है। तो ये जगमाल था, वो भी उसको राजा बना गए। तो जगमाल जी वहाँ पर गए नहीं थे, वहाँ पर गया महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप को वहाँ पर देखकर वहाँ के जो भी सामंत थे, इसके जो ननियाल वगैरह वाले थे, उन सभी ने इसका विरोध किया। और बाद में वहीं पास में जो आपके कृष्णदास चुंडावत है और वहीं से इसका क्या कर दिया? राजतिलक करवा दिया गया। ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा आपसे पूछते हैं कि इसका समारोह कब रखा गया? कि राजतिलक समारोह कब रखा गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो ध्यान रखना, जो राजतिलक समारोह है वो आपका 28 जनवरी 1572 को रखा गया। और काम पर रखा गया कुंभलगढ़ के अंदर। काम पर कुंभलगढ़ के अंदर रखा गया। इसके अंदर एक विशेष चीज आपको ध्यान रखने वाली वो है कि इस समारोह के अंदर मारवाड़ से एक बंदा आया था जिसका नाम था चंद्रसेन था। तो ध्यान रखना, मारवाड़ का चंद्रसेन भी आता है। मारवाड़ का चंद्रसेन भी
आता है। मारवाड़ का चंद्रसेन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मारवाड़ का चंद्रसेन का और महाराणा प्रताप को जो टाइम पीरियड है वो लोग समकालीन है, समान है। इसके अलावा मेवाड़ के अंदर अकबर से एकमात्र बंदा जो टक्कर लेने वाला तो महाराणा प्रताप था। वही मैं मारवाड़ की बात हूँ तो मारवाड़ के अंदर इससे जो टक्कर लेने वाला बंदा था वो कौन था? हमारा आपके चंद्रसेन था। तो चंद्रसेन को ही मारवाड़ का क्या कहते हैं? प्रताप कहते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रताप का जो अग्रगामी है वो कौन है? आपका चंद्रसेन है। तो चंद्रसेन और ये दोनों के बीच में काफ़ी समानता है। दोनों है जो अकबर से लगातार टक्कर ले रहे थे और दोनों की मैं बात करूँ जो कंडीशन है वो लगभग सेम सी है। तो इस ध्यान रखना ये दोनों आता है और इनकी जो आगे की रणनीति होती है वो यहीं से है जो क्या होती है? प्रारंभ होती है। तो ये आप बात ध्यान रखना। महाराणा प्रताप 1572 के अंदर राजा बन जाता है। तो अकबर को लगता है कि भाई उदय सिंह जी ने हमारे अधीनता स्वीकार नहीं करते, सुप्रमेसी एक्सेप्ट नहीं की थी, हो सके प्रताप कर लें। तो प्रताप को समझाने के लिए उन्होंने 3-4 बंदों को भेजते हैं। वो कौन कौन से बंदे थे उनके बारे में हम एक बार चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से उसमें दूत भेजे या मैसेंजर कौन कौन से भेजे। तो ध्यान रखना अकबर के दूत या मैं इंग्लिश में बोलूँ तो मैसेंजर। फिर कौन कौन से दूत या मैसेंजर है तो इनके बारे में आप ध्यान रखना। सबसे पहले बात करूँ तो सबसे पहले एक बंदे को भेजता अकबर जिसका नाम था हमारे जलाल खान फोर्सी। क्या नाम था? जलाल खान फोर्सी नाम था। और जैसे महाराणा प्रताप राजा बनता है उसके थोड़े दिनों बाद 1572 को इसको भेज देता है। उसके बाद में ध्यान रखना दूसरे नंबर पर भेजता है मान सिंह को। किसको भेजता है? मान सिंह को भेजता है। जलाल खान से बात पड़ी नहीं तो अकबर को लगा कि मान सिंह उधर राजस्थान का राजा है, वहीं का राजकुमार है, तो हो सके इसकी बात मान ले। तो मान सिंह को वहां पर भेजता है और मान सिंह को भेजता है हमारे जून 1573 में। कब भेजता है? लेकिन अकबर जो प्रताप था वो मान सिंह से बात भी नहीं करता। मान सिंह से बात करने के लिए उसके पुत्र था अमर सिंह, उसको भेजता था। तो मान सिंह से पार पड़े नहीं तो तीसरे बंदे भेजता है। मान सिंह के पिता थे भगवंत दास और इन भगवंत दास जी को भेजता है सितंबर 1573 में। बाद में फाइनली भगवंत दास जी से भी बात नहीं पड़ी। एक बंदे को और भेजता है जिसका नाम था टोडरमल, और टोडरमल को भेजता आपके दिसंबर 1573 को। किसको भेजता है? 1573 को भेजता है। फाइनली चारों से बात नहीं पड़ती। उसके बाद होता है हमारा हल्दीघाटी का युद्ध। तो इन चारों का जो क्रम है आपको वो ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम के अंदर सीधे पूछते कि अकबर ने जो दूत भेजे उनका सही क्रम कौन सा, इनको आगे पीछे करके वो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इनका चारों का ये सेम क्रम है। सबसे पहले जलाल का, उसके बाद मान सिंह, उसके बाद भगवंत दास, उसके बाद टोडरमल। और इनका टाइम पीरियड यानी 1572, 1573, जून 1573 और सितंबर 1573 और दिसंबर 1500। तो इसमें से आपसे कोई भी है जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनको आगे पीछे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं युद्ध की। और हम सब जानते हैं कि सबसे प्रसिद्ध युद्ध हल्दीघाटी का युद्ध। आप सबने नाम ही सुना होगा हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी में बात होती है, हल्दीघाटी एक दर्रा है, खमनोर और गोकुंडा के पहाड़ों के बीच का एक दर्रा है जो कि प्रेजेंट समय में राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर? राजसमंद में, या मैं बात करूँ राजनगर में स्थित है। तो राजसमंद के अंदर ये स्थित है। आगे बात कर रहे हैं युद्ध हुआ कब था। तो युद्ध हुआ था हमारा 18 जून 1576 को हुआ था। लेकिन एक हमारे इतिहासकार है जिनका नाम था डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, और ये शर्मा जी कहते हैं कि ये युद्ध हुआ था 21 जून 1576 को। तो ये भी ध्यान रखना भाई। आपसे पूछ ले कि हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ और किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं दे तो आपको बताना 18 जून। और यदि आपसे पर्सनली पूछ ले कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कब हुआ तो 21 जून को हुआ।
या दोनों में से एक तारीख दे, या तो आप 18 जून दे ही नहीं तो आपको 21 जून वैसे से ही माने, यदि आपको दोनों देते हैं तो 18 जून से ही माने आपको, ठीक है। तो ये भाई हमारे हुआ हल्दीघाटी का युद्ध। अब बात करें युद्ध किस किस के बीच में हुआ, सब जानते हैं किस किस के बीच में युद्ध होता है। चलिए अब देखते हैं कि युद्ध हुआ किस किस के बीच में। तो किस किस के बीच में होता पड़ा, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में क्या होता है युद्ध। अकबर खुद नहीं आता, अकबर के क्या आता है, सेनापति आता है। मैंने पहले भी बताया था राजा कभी भी युद्ध के लिए नहीं जाता, उनके क्या आता है, सेनापति वगैरह युद्ध के अंदर जाता है। तो बात करें अकबर के सेनापति कौन थे, बात करें अकबर के सेनापतियों की। अकबर के इसके अंदर दो प्रमुख सेनापति थे। बात करें इसके सेनापतियों की तो इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मानसिंह। मानसिंह जो कि आमेर का आपके या मैं बात करूं कछवा राजकुमार था। और दूसरा इसका सेनापति था जिसका नाम था असफ खान। असफ खान करके इसका क्या था, सेनापति था। तो ये ध्यान रखना, मानसिंह को इसने प्रथम बार स्वतंत्र सेनापति बनाया था, इंडिपेंडेंट कमांडर बनाया था। तो आपसे पूछ ले कि हल्दीघाटी के युद्ध में मानसिंह या मैं बात करूं मानसिंह को प्रथम बार स्वतंत्र सेनापति कब बनाया गया, तो हल्दीघाटी के युद्ध के अंदर बनाया गया। तो ये दो प्रमुख इसके सेनापति थे। बात करें अकबर के सॉरी प्रताप के सेनापति कौन थे, प्रताप के सेनापतियों की बात करें, कमांडर्स की बात करें, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनके सेनापतियों की, प्रताप के सेनापतियों की। तो प्रताप का सेनापति था एक तो ग्वालियर का रामसा तोमर था। बोलो कौन सा था, ग्वालियर का रामसा तोमर। इसके तीन बेटे, इसके तीन बेटे भी इस युद्ध में आए थे और इन तीन बेटों का नाम था सालीवान सिंह, एक बेटे का नाम था सालीवान सिंह, एक का नाम था भवानी सिंह और एक बेटा था जिसका नाम था प्रताप सिंह। ये भी याद रखना भाई, ये इस अंदर प्रमुख इनकी भूमिका रही थी। तो इसका एक सेनापति था ग्वालियर का रामसा तोमर और इसके तीन बेटे थे सालीवान सिंह, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। इसके अलावा ध्यान रखना आपके कृष्णदास चुंडावत है, कृष्णदास चुंडावत है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखना कि आपके अफगान था आपके हकीम का सूर, हकीम का सूर। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखना हकीम का सूर हो गया। इसके अलावा ध्यान रखना पुंजा भील था, पुंजा भील, पुंजा भील भीलों की सेना ले गए थे। क्या ले गए थे, भीलों की सेना ले गए थे। और एक बात और भी ध्यान रखना, इस जो पुंजा भील था इसको एक उपाधि दे रखी थी और इसकी उपाधि का नाम था राणा। तो कोई पूछ ले कि राणा उपाधि किसको, किस सेनापति को दे रखी थी, पुंजा भील को दे रखी थी। ये लोग भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा मैं और बात करूं और कौन थे, तो दो बंदे और, एक का नाम था हमारे बामासा
और भामाशाह के भाई थे ताराचंद। ये इनके क्या थे प्रमुख सेनापति थे। आप देख सकते हो 34 के स्क्रीनशॉट भी ले लो। प्रताप के सेनापति कौन कौन से थे और अकबर के सेनापति कौन कौन से थे, एक बार आप अच्छे से इनको देख लो। अब चलते हैं आगे, ये इनके सेनापति हो गए। अब आगे चलते हैं हल्दीघाटी युद्ध के बारे में। हल्दीघाटी का युद्ध के अंदर हमने सेनापति देख लिए। हल्दीघाटी का युद्ध एक विशेष हम बात करते हैं कि इतिहास के पन्नों के अंदर लिखाए जाने वाला युद्ध है। और आगे चर्चा करते हैं युद्ध के बारे में। कुछ बुक्स ध्यान में या कुछ राइटर्स के नाम बताओ। तो एक इतिहासकार हुआ थे जिसका नाम था बदायूं। बदायूं इस युद्ध के अंदर आते हैं। और बदायूं क्या कहते हैं, तो बदायूं कहते हैं बदायूं थी इस हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन करते हैं। क्या करते हैं, हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा। आपसे कोई पूछ ले हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया था, तो कौन था, हमारा बदायूं ने, जिसने हल्दीघाटी युद्ध का किया था आंखों देखा वर्णन किया था। मैं बात करूं महाराणा प्रताप की सेना की, तो महाराणा प्रताप की सेना का जो हरावल वाला भाग था वो इतना ज़्यादा मजबूत था कि उसने प्रथम जो मुठभेड़ हुई थी उसके अंदर ही अकबर की सेना के अंदर अफरा तफरी मचा दी थी। अकबर की सेना वापस से जो जाने लग गई थी, उस टाइम एक बंदा था जिसका नाम था मियतर खान। क्या नाम था, मियतर खान। और मियतर खान एक झूठी अफवाह फैलाता है कि अकबर सेना लेकर आ रहा है, तो अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाता है। अकबर के आने की झूठी अफवाह कौन फैलाता है, तो ध्यान रखना कौन फैलाता है, हमारा असद खान फैलाता, सॉरी मियतर खान फैलाता है। तो ध्यान रखना मियतर खान अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाते हैं, जैसे कि जो सेना है वो युद्ध का मैदान छोड़ने और उनके अंदर केवल कॉन्फिडेंस बना रहे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। उसके बाद में अकबर ने उदयपुर का नाम बदल दिया था और मोहम्मदाबाद कर देते। क्या कर देता, मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद उदयपुर का नाम बदल कर देता। तो ये भी ध्यान रखना, हल्दीघाटी युद्ध के अंदर उदयपुर का नाम बदल कर क्या कर देता, मोहम्मदाबाद कर देता। आगे चलते हैं, इनके घोड़ों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रताप के घोड़े की। और सब जानते हैं कि प्रताप के घोड़ा का क्या नाम था, और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। चेतक के बारे में दो चार बात बताओ। तो चेतक काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था। कौन सी, काठियावाड़ी नस्ल का क्या था, आपका घोड़ा था। और इसकी जो छतरी है वो है हमारी बलीचागंद। क्या थी, बलीचागंद इसकी क्या छतरी है। तो यह भी ध्यान रखना, बलीचागंद इसकी छतरी है। और कौन सी नस्ल का घोड़ा था, महाराणा प्रताप का सबसे सच्चा साथी था वो आपका चेतक था। और हम सब जानते हैं कि वो जो हमारे बलीचा के पास में एक लंबा नाला था और उस नाले से जो जब ये कूद रहा था उस नाले को पार करते समय उस तरफ गिर जाता और उधर गिरते इसकी क्या हो जाती, डेथ हो जाती। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बात करूँ चेतक के बारे में, कहा जाएगा कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ों उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। इतनी बड़ी नदी को घोड़ा कैसे पार करेगा, राणा ने मन में ही सोचा था। तब तो चेतक है जो नदी को पार करके, नाले को पार करके उस तरफ है जो चला गया था। तो ये ध्यान रखना, चेतक है जो एकदम बहुत ही, मैं बात करूँ पराक्रमी टाइप का घोड़ा था। महाराणा प्रताप का सच्चा साथी कहते हैं इसको। तो ध्यान रखना, जो चेतक है काठियावाड़ी नस्ल का था और बलीचा की नस्ल की छतरी बनी हुई है। इसके अलावा बात करूँ महाराणा प्रताप के हाथी की। हाथी की बात करते हैं तो ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के पास में दो हाथी थे। एक का नाम था राम प्रसाद
और एक हाथी था जिसका नाम था आपका लूना। दो हाथी थे, राम प्रसाद और लूना। मैं राम प्रसाद की बात करूं तो इसको मुगल सेना पकड़ लेती। क्या कर लेती? मुगल सेना पकड़ लेती इसको। और इसका नाम बदलकर राम प्रसाद की जगह इसका नाम कर देते पीर प्रसाद। क्या कर देते? पीर प्रसाद इसका क्या कर देते? नाम बदलकर क्या कर देते? पीर प्रसाद कर देते। ये भी ध्यान रखिए। राम प्रसाद जो आपका हाथी का प्रताप है उसको मुगल सेना पकड़ लेती और इसका नाम बदल कर क्या कर देते हैं? अभी पीर प्रसाद कर देती है। और मैं बात करूँ लूना की, तो लूना को एक हाथी था मानसिक जिसका नाम था गजमुख था, सॉरी मर्दाना। तो इस मर्दाना के खिलाफ इसको लड़ने के लिए लाया गया था। तो ये भी ध्यान रखना भाई। इसके अलावा मान सिंह की बात करें तो मान सिंह के हाथी कौन कौन से थे? तो इसका एक हाथी था गजमुख था, मर्दाना और गजराज। ये करके इसकी कहते आपके हाथी थे। तो ये ध्यान रखना भाई। यहाँ तक आपके शायद क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं हल्दीघाटी युद्ध के बारे में। कुछ वैज्ञानिकों का कथन है, कुछ वैज्ञानिक इसको अन्य नाम भी दिए। कौन से वैज्ञानिक ने ईश्वर वैज्ञानिक क्या? मैं बात करूँ इतिहासकार में तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपके बदायूनी की। किसकी बात करेंगे? बदायूनी की। कि बदायूनी इस युद्ध को क्या कह के गया। और मैं बात करूँगा आपका अबुल फजल की। हम बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड की। और हम बात करेंगे आदर्श लाल श्रीवास्तव की। और हम बात करेंगे आपके डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें बदायूनी। तो बदायूनी इस युद्ध को गोगोंदा का युद्ध कहते हैं। किसका युद्ध कहते हैं? गोगोंदा का युद्ध कहते हैं। ध्यान रखना, बदायूनी ने इस युद्ध को क्या कहा था? गोगोंदा का युद्ध कहा था। ठीक है। अबुल फजल की बात करें तो अब्दुल फजल ने इसको कहा था खमनोर का युद्ध। क्या क्या था? खमनोर का युद्ध कहा था। आगे चर्चा करते हैं जेम्स टोड की। तो जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहता। क्या कहता? मेवाड़ की थर्मोपोली कहता। आगे बात करते हैं आदर्श लाल श्रीवास्तव में। तो इसने बादशाह का युद्ध किया। क्या कहा? बादशाह का। और आगे चर्चा करूँ डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसको अनिर्णित युद्ध कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनिर्णित। जिस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला अर्थात अनिर्णय युद्ध, तो उसको क्या बोलते हैं? अनिर्णित युद्ध बोलते हैं। वैसे हम बात करें हल्दीघाटी युद्ध की, तो ये हल्दीघाटी युद्ध लगभग जो महाराणा प्रताप के पक्ष में रहता, ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि यदि इसके पक्ष में नहीं रहता या महाराणा प्रताप इस युद्ध के अंदर हार जाता, अकबर जीत जाता, तो अकबर लगातार मेवाड़ पर अटैक कभी नहीं करता। और इसके बाद में भी महाराणा प्रताप के लगातार मेवाड़ पर अटैक हो रहे थे, प्रताप पर अटैक हो रहे थे। तो ये बात ये बयान करती है कि इस युद्ध के अंदर अकबर की जो हार हुई थी और महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। बदायूनी का युद्ध, बदायूनी क्या कहते हैं? इसको गोगोंदा का युद्ध कहते हैं। अबुल फजल इसको खमनोर का युद्ध कहते हैं। जेम्स टोड इसको मेवाड़ की थर्मोपोली बोलते हैं। आदर्श लाल श्रीवास्तव है इसको बादशाह का युद्ध बोलते हैं। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसको अनिर्णित युद्ध भी कहते हैं। यहाँ तक ध्यान रखना। इसके अलावा हम थोड़ी जानकारी और एक्स्ट्रा देख लेते हैं। इसके अंदर कितने क्या सेनापति रहते हैं, सेनाओं की संख्या के बारे में कभी कभी एक एग्जाम्पल पूछ ले। सेनाओं की संख्या, तो जो बदायूनी है वो बदायूनी कहता है कि अकबर की सेना कितनी थी और प्रताप की सेना कितनी थी।
तो इस बताई होने के अनुसार अकबर की सेना कितनी है और प्रताप की सेना कितनी है। तो ये बताता है कि अकबर की जो सेना है वो है 5000 और जो प्रताप की सेना है वो है आपकी 3000। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा वीर विनोद। मैंने बताया था श्यामल दास जी की वीर विनोद, जो कि हमें ये जानकारी देता है कि कुंभा ने 84 में से 32 फोर्ट का निर्माण करवाया था। उनके अनुसार अकबर की जो संख्या है वो थे हमारे 80,000 और प्रताप की जो सेना की जो संख्या है वो है 20,000। कितनी है? तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। इसका कभी कभी आपसे रेशियो पूछ ले तो इन दोनों को काटोगे तो ये रेशियो आएगा हमारे 4:1। क्या था? 4:1 इसका क्या था? रेशियो आता है। तो ये भी कभी कभी आपसे पूछ ले तो ये भी ध्यान रखना भाई इनका रेशियो क्या था। ये ध्यान रखना भाई, अकबर की कितनी थी, प्रताप की कितनी थी। कई बार सीधा एग्जाम्पल पूछ लेते हैं तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करें प्रताप के भाई कौन कौन से थे उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। या मैं बात करूँ प्रताप के भाई, तो प्रताप के 3 भाई थे, तीनों विद्रोही थे, प्रताप के खिलाफ थे। तो हम बात करते हैं प्रताप के विद्रोही भाइयों की। किसकी? प्रताप के विद्रोही भाइयों की बात करें तो प्रताप के 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे। एक का नाम था जगमाल, हमने पढ़ा। एक का नाम था शक्ति सिंह और एक भाई था जिसका नाम था शगद। के नाम याद रखो। जगमाल को राजा बनाया नहीं था तो ये वैसे ही से नाराज था और ये बाद में चला जाता अकबर को। और अकबर इसको एक जागीर देता, जहाजपुर की। कौन सी जागीर देता? जहाजपुर की क्या देता? जागीर देता। तो ध्यान रखना, जहाजपुर की क्या देता है? जागीर देता। इसके अलावा ध्यान रखना एक युद्ध हुआ था हमारा दत्तानी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता? दत्तानी का युद्ध होता है। उस दत्तानी के युद्ध में काम आ गया था ये कौन? जगमाल। जगमाल और एक जो हमारा चंद्रसेन, मैंने आपको बताया था मारवाड़, उसका एक भाई था वो, और ये जगमाल, ये दोनों अकबर के सेनापति बन के इस युद्ध के अंदर जाता है। आपने दत्तानी के युद्ध में पढ़ा होगा तो बताया होगा कि दत्तानी का युद्ध 1583 के अंदर होता है। सिरोही का राजा था जिसका नाम था सुल्तान, और उस सुल्तान के और अकबर के बीच में युद्ध होता है। और अकबर के सेनापति कौन थे? इसके अंदर जगमाल थे और चंद्रसेन के भाई का नाम मेहरबान से हो गया। वो दोनों थे। इसके अंदर सुल्तान तो युद्ध जीत जाता है, लेकिन जो जगमाल और जो थे वो दोनों इसके अंदर क्या हो जाते? वीर गति को क्या हो जाता? प्राप्त हो जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। जगमाल कहाँ पर काम आ जाता है? तो दत्तानी वाले युद्ध के अंदर सुल्तान के खिलाफ किया जाता है, काम आ जाता है। 1583 के अंदर युद्ध होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना ना। युद्ध में वीर गति को क्या हो गया? आपका प्राप्त हो गया। ये थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा इसका भाई था शक्ति सिंह, और शक्ति सिंह के जो ये भी इसके खिलाफ था, लेकिन बाद में इसके वापस क्या जाता है? महाराणा प्रताप के पक्ष में आ जाता। तो शक्ति सिंह के जो वंशज जो है वो सत्तावत कहलाए। क्या कहलाए? सत्तावत कहलाए। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। और शक्ति सिंह के पास में एक घोड़ा था और उस घोड़ा का क्या नाम था? त्राटक। क्या नाम था? त्राटक नामक करके इसके पास में घोड़ा था, जो कि चेतक का भाई था। चेतक का क्या था? आपका भाई था। और सेम काठियावाड़ी नस्ल का भाई था, सॉरी काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था। और तीसरा इसका भाई का क्या नाम था? शगद। तीनों इसके क्या थे? खिलाफ थे, लेकिन बाद में शक्ति सिंह इसके वापस फेवर में आ जाता। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। महाराणा प्रताप के विद्रोही भाई कौन कौन से थे उनके बारे में थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा हल्दीघाटी वाला जो युद्ध हुआ था उसके जो संपूर्ण हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करें महाराणा प्रताप का जो अगला अटैक है वो होता है उसके कुंभलगढ़ पर। तो बाद में कुंभलगढ़ पर मैं बात करूँ आक्रमण,
कुंभलगढ़ पर आक्रमण, या मैं बात करूं कुंभलगढ़ का युद्ध। महाराणा प्रताप एक सेनापति था जिसका नाम था शाहबाज खान। क्या नाम था? शाहबाज खान नाम का क्या था? सेनापति था, जो कि पहले तो हमारे मेवाड़ पर अटैक करता है और मेवाड़ के अंदर चंद्रसेन को वहां पर जो वहां से चंद्रसेन को ये हरा देता है। चंद्रसेन के जो मेवाड़ वालों के जो संकटकालीन राजस्थान थे उस पर अटैक करता है, भाद्रजों पर अटैक कर लेता है। तो उसको है जो बाद में सींच जो सारण की पहाड़ी थी वहाँ पर ये सींचे गाँव के, तो वहाँ पर इसको चंद्रसेन को शरण लेनी पड़ती है। तो उसको बाद में अकबर इसको यहाँ मेवाड़ दे देता है। तो वो यहाँ पर आता है शाहबाज खान, और शाहबाज खान यहाँ पर 3 अटैक करता है। कितना अटैक करता है? 3 अटैक करता है। 1576 में हल्दीघाटी होता है, तो उसके बाद में 3 मुगल साल 1577 के अंदर, 1578 के अंदर और 1579 के अंदर 3 बार क्या करता है? अटैक करता है। और क्या रखना, एक बार 3 अप्रैल 1578 को ये क्या कर लेता? कुंभलगढ़ पर कब्जा कर लेता। कुंभलगढ़ पर क्या कर लेता? आपका कब्जा कर लेता। महाराणा प्रताप की या मेवाड़ वालों की जो संकट वाले राजधानी थी कुंभलगढ़, और उस पर क्या कर लेता? आपका कब्जा कर लेता। और कब्जा करने के बाद महाराणा प्रताप को जाना पड़ता है, और महाराणा प्रताप अपनी एक अस्थायी राजधानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अस्थायी राजधानी बनाते हैं, और जिसका नाम था आवरगढ़। जिसका क्या नाम था? आपका आवरगढ़ राजधानी का नाम था, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में आवरगढ़ से वो जा रहे थे हमारे ईडर की तरफ। आवरगढ़ से ईडर, जो कि हमारे यहाँ पर जगह गुजरात के अंदर है, गुजरात की तरफ जा रहे थे। तो उनको 2 सेठ मिलते हैं, एक का नाम था भामासन और एक का नाम था ताराचंद। दोनों भाई थे, भामासन और ताराचंद मिलते हैं, जो कि महाराणा प्रताप को आर्थिक सहयोग करते हैं। और हम बात करते हैं इन्होंने कितने क्या सहयोग किया था, तो इसको पता रखना आप कि इन्होंने 25 लाख रुपए इनको कैश दिए। इसके अलावा उन्होंने 20 लाख सोने की अशकियां दी। सोने की क्या देता है? अशकियां देता है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखना कि इन्होंने लगभग महाराणा प्रताप 25,000 की सेना 12 महीने तक रख ले, इतना इनको क्या देता? धन देता। इसलिए हम जो भामाशाह है, भामाशाह के इस अपूर्णीय योगदान के कारण हम भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक, सेवियर ऑफ मेवाड़, या मेवाड़ का क्या कहते हैं? उद्धारक कहते हैं। और आज हमारे जो भी सार्वजनिक रूप से जो दान करते हैं उनको हम, आपने स्कूलों के अंदर नाम भी सुनोगे कि फलाना भामाशाह ने ये करवाया, फलाना भामाशाह ने एक कक्ष का निर्माण कराया, फलाना भामाशाह ने करा। तो भामाशाह इनके कारण ही कहता है। तो ध्यान रखना भाई, भामाशाह ने क्या क्या योगदान किया, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। आगे चलते हैं। उसके बाद में 1579 तक ये आता है। उसके बाद में एक अगली घटना होती है हमारे शेरपुर की घटना। अगली जो घटना है उसके क्या नाम है? हमारा शेरपुर की घटना। शेरपुर की घटना, शेरपुर की घटना घटित होती है हमारे 1580 के अंदर। कब होती है? 1580 के अंदर ये घटना होती है। और इस टाइम महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? सेनापति तो वो थे हमारे अब्दुल रहीम खान खाना। हम सब जानते हैं इनको, जिनको हम रहीम जी के नाम से भी जानते हैं।
हिंदी के अंदर खूब पढ़े हमने रहीम जी के बारे में। वही रहीम जी जिनके हमने दोहे सुने थे, रहीम बंदागा प्रेम कान मत छोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो वही रहीम जी है जो कि इसके दरबार में थे। अकबर ने इनको भेज दिया 1580 के अंदर। रहीम जी आते हैं, उसने मेवाड़ के पास में वहाँ पर अपने वो टेंट वेंट लगा लिए और कभी किसी प्रकार इन्होंने कोई अटैक नहीं किया था। आते हैं और वहाँ पर शेख का शिकार खेलने के लिए जाते अपने सेनापतियों जो भी सैनिक इनके साथ और वापस आ जाते हैं। इसने किसी प्रकार का जो युद्ध नहीं किया था। एक बार कहते हैं अमर सिंह इसके जो टेंट थे उनकी तरफ चला जाता है, इनकी जो भी महिलाएं वगैरह थी टेंट के अंदर उन सभी को जो बंदी बना के लेके आ जाता है। तो बाद में महाराणा प्रताप इनसे माफ़ी भी मांगता है और उनको वापस छोड़ भी देता है। और उसके बाद में ये रहीम जी वो वापस आपके जो अकबर के पास चले जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, अकबर जी रहीम जी कब आए थे तो 1580 के अंदर आए थे। इसके अलावा आप ध्यान रखना, आपने एक युद्ध नाम सुना होगा, दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध। और ये जो दिवेर का युद्ध है कब हुआ था? दिवेर का युद्ध ये होता है हमारा 1582 के अंदर। कब होता है? 1582 के अंदर ये युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर अकबर का सेनापति कौन था? मैं बात करूं सेनापति की, और वो किसका? अकबर का। तो उसका नाम था सुल्तान खान। सुल्तान खान करके सेनापति था जो कि अकबर का क्या था? चाचा था। अकबर का चाचा था और वो इस बार आता है। और उसने 4 आते क्या बना दी? मुगलों की चौकियां बना दी। कितनी चौकियां बनाता? 4 क्या बनाता? आपकी चौकियां बनाता। कौन कौन सी थी वो 4 चौकियां? उनके नाम आप लोग ध्यान रखना। पहली चौकी थी हमारी दिवेर, देवल, देसूरी और दरबारी। ये 4 मुगलों की क्या बनाता है? चौकियां बनाता है। और एक दिन अचानक से दिवेर के अंदर खतरनाक सुल्तान खान वहीं पे था और दिवेर के अंदर क्या होता है? युद्ध होता है। और उस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह, जिसके लिए ये युद्ध जाना जाता है, और जो हमारे अमर सिंह जी थे उन अमर सिंह जी ने सुल्तान खान को, तो सुल्तान खान अकबर का सेनापति बन गया था, उस सुल्तान खान को उसके घोड़े समेत चीर दिया था। घोड़े समेत क्या कर दिया? चीर दिया। तो ये भी ध्यान रखोगे कौन से युद्ध के अंदर चीर देता है? तो दिवेर वाले युद्ध के अंदर चीर देता है। घोड़े समेत यहाँ से 20 से इसके 2 पार्ट कर देते हैं। तो वो कौन था? इतना हमारे महान पराक्रमी थे अमर सिंह जी। इसके अलावा ध्यान रखना, इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की इधर वाले बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये वाले किसकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, महाराणा प्रताप की इधर वाले युद्ध में कौन कौन सहायता करता है और इसके अंदर जीत किसकी होती है? तो इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की क्या होती है? विजय होती है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो टोड इस युद्ध के बारे में क्या कहते गया? तो टोड इसको मेवाड़ का मैराथन किया। क्या था? मेवाड़ का मैराथन। ये भी ध्यान रखना, मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध को कहा? तो आपके दिवेर का युद्ध। और मेवाड़ की थर्मोपोली तो हल्दी घाटी के युद्ध को कहते हैं। ये लोग आप थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं तो सबसे लास्ट में महाराणा प्रताप एक आक्रमण करवाता है। सबसे अंतिम में, और सबसे अंतिम में करता है आपका जगन्नाथ कच्छावा। जगन्नाथ कच्छावा का आक्रमण। जगन्नाथ कच्छावा का आक्रमण कब होता है? तो ध्यान रखना, तो जगन्नाथ कच्छावा है
1585 के अंदर क्या करता है, आपका अटैक करते हैं। कब करते हैं? 1585 के अंदर अटैक करते हैं। और जो जगन्नाथ कच्छावत है वो हमारे मान सिंह के चाचा थे। किसके चाचा थे? मान सिंह के चाचा थे। मान सिंह के क्या था? चाचा थे। और यहाँ पर अटैक करते हैं, एकदम बूढ़े आदमी थे, सांस वास उठता है चाहे, यहाँ पर आते ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनके बाद में मृत्यु होती है, इनके बाद में छतरी भी यहीं पे बना देते हैं। और सांगा के पास में इसकी छतरी बना देते हैं मांडरगढ़। ये भी ध्यान रखना। और ये मार करें तो ये अकबर की तरफ से अंतिम आक्रमण था। अकबर की तरफ से क्या था? आपका अंतिम आक्रमण था। उसके बारे में ध्यान रखना। और उसके बाद में इसके बाद महाराणा अकबर ने जो प्रताप पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं किया था। और उसके बाद में आगे चलते याद करते हैं तो बाद में 1585 के अंदर 1585 में प्रताप अपनी एक नई राजधानी बनाता और वो बनाता मानगढ़। सॉरी, पहले देखते हैं इसके हम निर्माण कार्य। इसके अलावा मैं एक चीज यहाँ पर और ऐड कर देते हैं कि लगातार मैं बात करूँ, ये जो कच्छावा थे आमेर वाले, ये लगातार प्रताप के क्या थे उधर अकबर के जो खिलाफ अकबर की तरफ से अटैक कर रहे थे आपके प्रताप पर। तो बाद में प्रताप उनको गुस्सा आता है और प्रताप इन जो कच्छावा का जो क्षेत्र था और इनका मालपुरा जो टोंग के अंदर है, तो मालपुरा पर बाद में प्रताप आपका कब्जा कर लेता है। क्यों करता है? तो ये लगातार जो कच्छावात है वो प्रताप पर अकबर की तरफ से आक्रमण कर रहा था और उनसे बदला लेने के लिए प्रताप इस पर क्या कब्जा कर लेता। मालपुरा जो कि टोंग के अंदर है उस पर क्या कर लेता? आपका कब्जा कर लेता। इसके अलावा मैं आपको पढ़ा रहा था प्रताप के निर्माण कार्य। सिर्फ मैं पढ़ा रहा था आपको 1585 के अंदर प्रताप एक नई राजधानी बनाता है जिसका नाम था चावन। चावन क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। कब बनाता? 1585 के अंदर बनाता है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि प्रताप की चावंड राजधानी कितने वर्ष गई? तो हम देखेंगे महाराणा प्रताप 1597 तक राजा रहते हैं और राजधानी का बनाते 1585 के अंदर बनाते हैं। हम देखेंगे तो ये कितना टाइम पीरियड रहता है हमारा? 1585 से 1597 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो रहता हमारा 12 वर्ष। कितना रहता? 12 वर्ष रहता। और ये एक बार क्वेश्चन आ गया था आपके किसमें? तो ये क्वेश्चन आया था आपके जो वन रक्षक एग्जाम है उसके अंदर एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था। ये थोड़ा ध्यान रखना भाई। महाराणा प्रताप की जो चावंड राजधानी वो कितने वर्ष तक गई थी? इसके अलावा एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है कि मेवाड़ वालों की चावंड राजधानी कितने वर्ष गई? और ये जो एग्जाम है आपका वो पूछा गया था आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर। किसके अंदर? फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था। तो हम सब जानते हैं मेवाड़ वाला जो प्रताप था उसने 1585 के अंदर राजधानी बनाता है। और जब तक मुगल मेवाड़ संधि नहीं हो जाती, मुगल मेवाड़ संधि
मुगल मेवाड़ संधि होती है 5 फरवरी 1615 को, अर्थात 1615 तक कौन सी राजधानी रहती है? इनकी चावंडी राजधानी रहती है। अर्थात मैं बात करूँ तो आप 1585 से 1615 का जो टाइम पीरियड है इसको आप जोड़ के बता सकते हो, और ये टाइम पीरियड रहता है आपके लगभग 30 वर्ष। कितने वर्ष का? 30 वर्ष तक टाइम रहता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो चावंड राजधानी कब बना था? 1585 के अंदर बना था। प्रताप के चावंड राजधानी कितने वर्ष रहती है? 12 वर्ष रहती है, 1585 से 1597 तक। और दूसरा पूछता है कि जो प्रताप जो मेवाड़ वाले हैं उनकी चावंड राजधानी कितने वर्ष रहते हैं? तो 1500 मैं बात करूँ 85 से और 1615 तब तक मुगल मेवाड़ संधि नहीं होती, तब तक इनको चित्तौड़ वापस नहीं मिलता, और तब तक इनकी राजधानी जो चावंडी रहती है तो वो रहता है हमारा 30 वर्ष। ये क्वेश्चन पूछे गया आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो थोड़ा ध्यान देना इसके बारे में। इसके अलावा इसमें कुछ चावंडी के अंदर निर्माण कार्य भी कर रहे थे, जिसके इसमें चावंडी के अंदर चामुंडा माता का क्या करवाता? मंदिर का निर्माण करवाता। यहाँ पर कुछ महल भी बनाते और कुछ मंदिरों की क्या करवाते? निर्माण करवाता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था मेवाड़ इसके जो निर्माण कार्य पढ़ रहे थे, तो इसने मालपुरा के अंदर कुछ निर्माण कार्य करवाया। मालपुरा टोंक के अंदर एक इसने वहां पर 2 निर्माण कार्य करवाया। एक वहां पर जागरा तालाब का निर्माण करवाता है। इसके अलावा उसने नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। नीलकंठ महादेव मंदिर का भी क्या करवाता? निर्माण करवाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा आपके चावंड के बारे में, तो हमने पढ़ा था चावंड जहाँ पर चामुंडा माता मंदिर की करवाता निर्माण करवाता। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि हम जब चित्रकला पढ़ेंगे राजस्थान की, तो उसके अंदर पढ़ेंगे मेवाड़ की चित्रकला। और मेवाड़ की जो चित्रकला की जो शुरुआत हुई वो कब हुई थी? हमारे प्रताप के समय हुई थी। शुरुआत करने वाला बंदा कौन था? तो महाराणा प्रताप था। और इसके प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो नासिरुद्दीन करके एक चित्रकार थे। नासिरुद्दीन कौन थे? चित्रकार थे। तो प्रमुख कौन थे? चित्रकार थे। और इस मेवाड़ चित्रकला जो शुरुआत है वो कब होती है? हमारे महाराणा प्रताप के समय होती है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा 2-3 दरबारी विद्वान थे। दरबारी विद्वान, तो पहला आता हमारा चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र ने 2-3 पुस्तकें लिखी, उनके नाम याद रखना। एक पुस्तक जिसका नाम था राज्याभिषेक, एक जिसका नाम था मुहूर्तमाला, और एक पुस्तक थी जिसका नाम था आपके राजवल्लभ। ये 3 पुस्तक हुई। तो ध्यान रखना भाई, इसमें कौन कौन सी पुस्तक लिखी? राजवल्लभ लिखी आपकी, और इसके अलावा मैं बात करूँ राज्याभिषेक लिखी, और मुहूर्तमाला नाम से पुस्तक लिखता है। इसके अलावा हेमरतन सूरी नाम से इसका एक दरबारी विद्वान था। और वो पुस्तक लिखता आपके गोरा बादल की चौपाई। गोरा और बादल कौन थे? तो आपने एक इतिहास के अंदर राजा सुना होगा, राजा रतन सिंह, जिसकी रानी थी पद्मिनी, और पद्मिनी 1303 के अंदर है जो अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ चित्तौड़ पर आक्रमण करता, उस टाइम उसने है जो जोहर किया था, तो वो पद्मिनी, और उस पद्मिनी के भाई और मैं बात करूँ चाचा थे गोरा और बादल, जो कि सिंहल द्वीप से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वीर गति क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। सेनापति के जो रतन सिंह थी उसकी सेना के प्रमुख सेनापति थे गोरा और बादल। तो इन दोनों की जो चौपाई है वो कौन लिखता? हमारे हेमरतन सूरी लिखता है, जो कि किसके दरबारी विद्वान थे? हमारे आपके महाराणा प्रताप भी क्या था? दरबारी विद्वान थे। इसके अलावा एक साधुनाथ त्रिवेदी थे,
शादुलनाथ त्रिवेदी थे, जिसको महाराणा प्रताप ने एक जागीर दी थी मंडेर की। मंडेर क्या देता है? जागीर देता है। तो ये भी जान रहे हो, मंडेर जागीर किसको देता है? आगे साधुनाथ त्रिवेदी को देता है। ये थी महाराणा प्रताप की बात करते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई। प्रताप की मृत्यु हुई थी 19 जनवरी को आपको 1597 में चावंड के अंदर हुई थी। और कहते हैं कि महाराणा प्रताप एक बार धनुष को प्रत्यक्ष चढ़ा रहे थे, उस टाइम इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इनकी जो छतरी है वो हमारे बांडोली के अंदर है। कहाँ पर? बांडोली के अंदर इनकी छतरी है। और 8 खंभों की, कितने खंभों की? 8 खंभों की क्या छतरी है। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप अपने जीवन काल के अंदर 2 किले वापस नहीं जीत पाए थे। एक तो आपका मंडलगढ़ और एक हमारा होता है आपका चित्तौड़गढ़। ये दोनों दुर्ग मुगलों से वापस नहीं जीत पाए। तो ये तो हमारे महाराणा प्रताप थे। तो आप आशा करता हूँ कि आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको। महाराणा प्रताप के बारे में जितनी भी जानकारी थी हम लोगों ने देख ली। एक बार आपको थोड़ी सी मैं वापस रिविजन करवा दूँ। तो ये था हमारा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 1572 से लेकर 1597 तक ये राजा रहता है। पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा की राजकुमारी थी। इसके अलावा मैं बात करूँ, इनका जन्म 9 मई 1540 को या विक्रमी कैलेंडर के अनुसार जेठ शुक्ल तृतीया 1597 को इनका जन्म होता है। इनकी रानी का नाम था आपके अजबदेव पवार था, जो कि बिजोलिया के सामंत की राजकुमारी थी। और आगे इनके जन्म स्थान कुंभलगढ़ के बादल महल के अंदर जन्म हुआ था और इनकी रानी हो गई। अब हम बात करते हैं आगे इनका राज्याभिषेक ध्यान रखना। जो उदय सिंह जी थे उनकी प्रिय रानी थी रानी भटियाणी। उसका पुत्र था जगमाल, उसको राजा बना के चले गए थे। लेकिन बाद में सामंतों के विरोध से महाराणा प्रताप को राजा बनाया। और इनका जो राज तिलक है वो कौन करता है? सलोमर के सामंत कृष्णदास टुंडा, वो इनका क्या करते हैं? राज तिलक करते हैं। और समारोह 28 जनवरी, इनका जो समारोह तो 28 फरवरी को था। मैंने जनवरी लिख दिया गलती से, ये थोड़ा सा आप करेक्शन करना है। 28 फरवरी 1572 के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर होता है। और मारवाड़ में चंद्रसेन बीच के अंदर आता है। इसके अलावा बात करते हैं अकबर ने कौन कौन से दूत भेजे। तो पहला आता है जलाल खान कोरची, मानसिंह, भगवानदास और टोडरमल आता है। चारों से बात बनती नहीं है। उसके बाद होता है हमारा हल्दीघाटी का युद्ध। और हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 के अंदर हुआ था। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कब हुआ था? 21 जून 1576 के अंदर। तो राजसमंद के अंदर ये जगह है। आगे चलते हैं, आता प्रताप और अकबर के बीच में। तो प्रताप और अकबर के बीच में इनके सेनापति कौन कौन से थे? तो अकबर के सेनापति थे मान सिंह और अशोका। और मैं बात करूँ प्रताप के, तो एक तो थे ग्वालियर के रामसा तोमर और उनके 3 बेटे थे सालिवान सिंह, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। इसके अलावा था आपका गुंजा भीलदार। इसके अलावा मैं बात करूँ कृष्णदास टुंडा था, अपने यहाँ था हकीम का सूर था, भामाशाह थे, ताराचंद थे। तो ये इनके प्रमुख क्या थे? सेनापति थे। आगे बात करते बदायूं ऋषि हल्दीघाटी युद्ध का आंखों का वर्णन करता। एक था मित्र का, जो कि अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाते। और बाद में अकबर ने जो उदयपुर का नाम बदल कर मोहम्मदाबाद दे दिया था, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आगे बात करते हैं घोड़ा। प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, जो कि काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था। और इसकी छतरी कहाँ पर है? बलीचा के अंदर है। इसके अलावा हाथियों की बात करते हैं तो एक तो राम प्रसाद था और एक लूणा था। राम प्रसाद का जो मुगल सेना है वो नाम बदलकर पीर प्रसाद कर देती है। और जो लूणा उसको गजमुक्ता के खिलाफ लड़ने के लिए लाया गया था, फिर मर्दाना के खिलाफ। इसके अलावा बात करते हैं हाथी की। मान सिंह के हाथी कौन कौन से थे? तो आपका गजराज था, गजमुक्ता था और वह कौन सा आपका मर्दाना था। बदायूं ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध बोलते हैं। अबुल फजल इस युद्ध को खमनोर का युद्ध बोलते हैं।
टोड इस युद्ध को मेवाड़ के थर्मोबोली बोलता है। और इसके अलावा मैं बात करूँ आदर्शलाल श्रीवास्तव इस युद्ध को बादशाह बहादुर युद्ध बोलते हैं। और ए निर्णित युद्ध कौन बोलता है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसको क्या बोलता है, ए निर्णित युद्ध बोलते हैं। तो ये इसके बारे में ध्यान रखना भाई। इसके अलावा मैं आगे बात करूँ सेनाओं की संख्या, तो बदायूनी के अनुसार आपके अकबर की सेना कितनी थी 3000 और 5000 और अकबर की प्रताप की सेना कितनी थी 3000 थी। और आपके इसके वीर विनोद के अनुसार प्रताप की सेना तो कितनी थी 20000 और अकबर की कितनी थी 80000 थी। इनका रेशियो याद रखना 1:4 रेशियो रखते हैं। प्रताप के विद्रोह भाई कौन कौन से थे, तो एक था जगमाल, एक था सत्य सिंह, एक कौन था आपका सगर था। तो जगमाल को कौन से जागीर थे अकबर ने, जाजपुर की दी थी। और कौन से युद्ध में काम आ गया था, दत्तानी वाले युद्ध के अंदर काम आया था, सुल्तान के खिलाफ लड़ता हुआ। जगमाल जो सत्य सिंह था इसके जो वंश जो सत्तावत कहलाए। और इसके पास जो घोड़ा था वो त्राटक था, जो कि चेतक का भाई था, काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था। आगे बात करें कुंभलगढ़ का आक्रमण या युद्ध 1500 शाहबाज खान इस युद्ध के अंदर आता है और 3 अटैक करता है 1577 के अंदर, 1578 के अंदर, 1579 के अंदर। 3 अप्रैल 1578 को एक बार इसका कब्जा होता था, तो महाराणा प्रताप को उसकी अस्थायी राजधानी अवरगढ़ बनानी पड़ी। और जब वो इडरी की तरफ जा रहे थे तो उसको बामास और ताराचंद मिलते हैं जो कि उसको आर्थिक सहयोग करते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं आपके शेरपुर की घटना जो कि 1580 के अंदर हुई। और इस टाइम जो अकबर के सेनापति थे उनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना या रहीम जी। उसके बाद होता है हमारा दिवेर का युद्ध 1582 के अंदर होता है। और इस टाइम आए थे उसका नाम था सुल्तान खान, जो कि अकबर के चाचा थे। और इस टाइम उन्होंने 4 मुगलों की चौकियाँ बनाई थी, दिवेर, देसूरी, देवल और देबारी। और उसके अंदर ध्यान रखना जो दिवेर पर अचानक आक्रमण करता है अमर सिंह, और अमर सिंह उसको सुल्तान खान को घोड़े समेत क्या कर देता है, चीर देता है। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, सॉरी महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। और मैं बात करूं तो इस युद्ध को जो टोड है, टोड इस युद्ध को कहता है मेवाड़ का मैराथन कहता है, ये ध्यान है। इसके अलावा मैं बात करूं, ये तो हमने बता दिया था। जगन्नाथ के छावा 1585 के अंदर आता है। और अकबर का चाचा था जगन्नाथ के छावा, सॉरी मान सिंह का चाचा था। और यहाँ पर आते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है और मांडलगढ़ के अंदर उसकी छतरी है। और यह अंतिम आक्रमण था। और कच्छाओं से बदला लेने के लिए बाद में महाराणा प्रताप है जो मालपुरा पर कब्जा कर लेता है। 1585 के अंदर चावंड राजधानी बना था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी 1585 से 1597 तक 12 वर्ष तक रहता है। और मेवाड़ वालों की 1615 तक रहता है। 1615 के अंदर फाइनली बाद में मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है आपके अमर सिंह और करण सिंह के समय। और मुगल मेवाड़ संधि होने के बाद में इनको जो चित्तौड़ राजधानी वापस दे दी गई थी। और बाद में आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सके, ये तो प्रताप की राजधानी कितने वर्ष तक रही, एक मेवाड़ वालों की राजधानी कितने वर्ष, तो मेवाड़ वालों की रही 30 वर्ष और प्रताप की रही थी 12 वर्ष रही थी। आगे चलते हैं निर्माण कार्य। तो इसने मालपुरा के अंदर ये तो झालरा तालाब का और नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। चामुंडा माता का मंदिर चावंड के अंदर निर्माण करवाया था। इसके अलावा इसने मेवाड़ की जो चित्रकला उसकी शुरुआत हुई महाराणा प्रताप के समय हुई थी। चित्रकार प्रमुख जो चित्रकार थे वो बोलते हैं हमारे राजशेखर। आगे चलते हैं दरबारी विधान चक्रपाणी मिश्र जिसकी राज्याभिषेक मुहूर्तमाला और राजवल्लभ पुस्तक है। ये अगत्य सूर्य की पुस्तक है, गोरा बादल की चौपाई और सदुनाथ द्विवेदी की पुस्तक है मंडेर जागीर इसको प्रदान देता है। इसके अलावा आपने एक नाम सुनूंगा कन्हैयालाल सेठिया और उनकी पुस्तक है आपके पाथल और पित्तल कविता है। एक नाम सुना होगा पाथल और पित्तल, पाथल और पित्तल, जिसके अंदर पाथल तो बोल रहेगा प्रताप को, किसको बोल रहेगा प्रताप को बोल रहेगा, और पित्तल बोल रहेगा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज बीकानेर का था और इन दोनों के और वहाँ अकबर के दरबार में रह गया था पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज के इस महाराणा प्रताप के बीच में क्या क्या वो होती है वार्तालाप होती है, उसको इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया कन्हैयालाल सेठिया ने। तो उनकी ये रचना है कन्हैयालाल सेठिया की पातल और पित्तल, तो इसके बारे में ध्यान रखना। और आगे हमने क्या देख लिया था, महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 के अंदर चावंड के अंदर होती है। छतरी बांडोली के अंदर 8 खंभों की छतरी है। जीवन काल के अंदर मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों दुर्ग मुगलों से वापस नहीं जीत पाए थे। तो ये तो भाई हमारे वहाँ महाराणा प्रताप कंप्लीट। और अब मैं आगे बात करूँ आगे हमें क्या करना चाहिए। तो एक अब मैं आपके
साथ में मेवाड़ का इतिहास मैंने पहले भी कहा था कि जैसे मेवाड़ की हिस्ट्री पूरी होगी हम क्या करेंगे MCQ की PYQ प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपके साथ में 2 क्लास लेके आऊँगा। एक क्लास के अंदर हम करेंगे जितने भी मेवाड़ के MCQ जो उनको सोल्व, और एक लेंगे PYQ को। ये जो 3 राजा हमारे सिलेबस में, इसमें कितने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और कौन कौन से PYQ बनते हैं, और कौन कौन से किसी भी भर्ती राजस्थान की, चाहे वो RPSC का रहे चाहे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड करे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सभी की चर्चा हम इन 2 क्लासों के अंदर करेंगे। और ये जो हमारा जो सेशन रहने वाला वो लाइव सेशन रहेगा, तो इसके बारे में आप थोड़ी बहुत ध्यान रखना। मैं आपको वैसे टाइम बता दूंगा वापस हमारे जो टेलीग्राम चैनल उस पर आकर या कहीं पर आपको, और आप दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लाइव सेशन रहेगा उसके अंदर भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ना। मिलते हैं उस लाइव क्लास के अंदर, और आप अच्छे से रिवीजन करके आना। एक बार थोड़ी सी थ्योरी को पढ़ लेना, इससे बाहर मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कुछ ही नहीं जाएगा। जब आपका 8 मार्च को पेपर होगा तब लाइव आके आपको एक प्रूफ दूंगा कि मैंने क्या पढ़ाया था और इससे बाहर क्वेश्चन आया या नहीं आया, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो एक आत्मविश्वास के साथ आप अपनी तैयारी को है जो आगे बढ़ाते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।